वेरी गुड इवनिंग जी, सत श्रीकाल। सीआरपीसी के रिगार्डिंग जो हम लोग सेशन जो स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन 30 एंड सेशन 31 ऑफ द सीआरपीसी। सबसे ज़्यादा जो डाउट्स हैं स्टूडेंट्स को इन दो सेक्शंस में रहते हैं। यूजली हमारे जो टीचर्स हैं वो भी हमें गलत पढ़ा रहे होते हैं इस सेक्शंस में, क्योंकि काफ़ी टेक्निकल्स है, काफ़ी टेक्निकलिटीज है इन सेक्शंस में। और हमारी जो लिंक स्टडी भी है वो भी हमारी इंडियन पैनल कोड के रिगार्डिंग, अदर सेक्शंस ऑफ सीआरपीसी है वो हमारी लिंक स्टडी है हमारे सेक्शन के रिगार्डिंग। तो सेक्शन 30 एंड सेक्शन 31 टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट। सेक्शन 30 डील्स विद द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, अगर इंडियन पैनल कोड में कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिसके साथ और फाइन वर्ड यूज किया गया है, दैट मीन्स द मैजिस्ट्रेट हैज अ पावर आइदर टू सेंटेंस हिम और टू गिव द फाइन के रिगार्डिंग वो पनिशमेंट जो है वो उसको सुना सकता है। सिर्फ अकेला फाइन भी सुना सकता है, राइट। जहां पर दी गई है इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, तो वहां पर उसके साथ सब्सटेंटिव लॉ के जो हमारी पनिशमेंट के साथ फाइन अटैच हो जाता है। तो उसके रिगार्डिंग अगर वो पर्सन फाइन पे नहीं करता, देन व्हाट टू डू। सेक्शन 31 and section 30 they deals with such kind of problems। तो हम लोग उसी प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सेक्शन की हम बात करें, सेक्शन 30 इट्स क्लियर इन फ्रॉम द हेडिंग दैट सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। तो डिफॉल्ट ऑफ फाइन के रिगार्डिंग वहां पर लिखा है द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट मे अवार्ड सच टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन एज इज ऑथराइज्ड बाय द लॉ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो मैजिस्ट्रेट है, जो लॉ द्वारा ऑथराइज किया गया कि इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन के रिगार्डिंग आप कितनी इम्प्रिजनमेंट सुना सकते हो, उसके अकॉर्डिंग वो सुनाएगा। तो सेक्शन 67 ऑफ इंडियन पैनल कोड वो डील कर रहा है कि अप टू 50 रुपीज तक 2 मंथ तक जो इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन 2 मंथ की सजा सुना सकता है मैजिस्ट्रेट। अगर वो फाइन 51 से लेकर 100 रुपीज तक है तो 4 मंथ की इम्प्रिजनमेंट सुना सकता है इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। अगर वो फाइन 101 रुपीज से ज्यादा है तो जो अगर वो पे नहीं कर रहा अक्यूज, तो उसके अलावा इन डिफॉल्ट ऑफ दैट जो मैजिस्ट्रेट है वो 6 मंथ तक की जो पनिशमेंट वो है वो सुना सकता है, 6 मंथ, राइट। तो 67 ऑफ इंडियन पैनल कोड। देन वी हैव सेक्शन 65 ऑफ इंडियन पैनल कोड। सेक्शन 65 क्या कह रहा है कि अगर वो पर्सन जहां पर आपने सब्सटेंटिव लॉ के अकॉर्डिंग आपने पनिशमेंट सुना दी, जो पनिशमेंट है सेंटेंस है वो सब्सटेंटिव है, दैट मींस 2 ईयर 3 ईयर पनिशमेंट सुना दी अलोंग विद फाइन, क्योंकि मैजिस्ट्रेट हैज अ फुल पावर, वो और फाइन और बोथ भी वर्ड लिखा है, तो सेंटेंस के साथ आपने फाइन भी अटैच कर दिया, अक्यूज पे आपने लगा दिया चार्ज। अब इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट फाइन, अगर वो फाइन पे नहीं कर रहा, देन सेक्शन 65 ऑफ इंडियन पैनल कोड जो है वो अप्लाई होगा। सेक्शन 65 क्या कह रहा है, 1/4 ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन केस ऑफ डिफॉल्ट टू पे फाइन ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब फॉर द ऑफेंसेस। ये काफी इंपॉर्टेंट है। सपोज आपने कोई ऑफेंस कमिट किया जिसकी पनिशमेंट जो है वो 3 ईयर से लेके 5 ईयर तक है, और मैजिस्ट्रेट ने आपको सबसे कम पनिशमेंट दी, दैट इज 3 ईयर, और फाइन आप अटैच कर दिया। कितना फाइन अटैच कर दिया? 1000। इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन आपने 1000 फाइन पे नहीं किया, देन व्हाट? तो लॉ कहता है 3 ईयर का 1/4 नहीं होगा, मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी है उस ऑफेंस की? 5 ईयर। तो 5 ईयर का 1/4 जो है आप इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन के रिगार्डिंग 1/4 आपको इम्प्रिजनमेंट, आपको एक्स्ट्रा जो जेल में रहना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहले 3 साल अब रहोगे, अगर आपने फाइन नहीं पे किया तो 1/4 ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब फॉर सच ऑफेंस, वो मैक्सिमम पनिशमेंट जो है मैजिस्ट्रेट सुना सकता है। तो ये सेक्शन 65 ऑफ द इंडियन पैनल कोड है। देन वी हैव अ लिंक विद सेक्शन 30 का लिंक है 421 फर्स्ट क्लॉज। 421 ऑफ सीआरपी फर्स्ट क्लॉज क्या कह रही है, वेयर द ऑफेंडर हैज अंडरगोन द होल ऑफ हर टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट a warrant for recovery of fine shall not thereafter be issued under section 421 of CRPC। अगर आपने इम्प्रिजनमेंट जो डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट के जो अलावा जो आपको एडिशनल पनिशमेंट दी गई थी, क्योंकि आपने फाइन नहीं पे किया, तो कोर्ट ने कहा अगर फाइन नहीं पे करो ठीक है, आप 2 साल 2 मंथ 4 मंथ 6 मंथ आप अंदर और रहोगे। आपने वो पनिशमेंट भी पूरी कर ली,
तो अब आपके अगेंस्ट वारंट इशू करने का कोई फायदा नहीं है। तो लॉ कहता है विद ऑफेंडर हैज अंडरगोन द होल ऑफ हिज हर टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट की जो सजा थी वो आपने पूरी कर ली। अ वारंट फॉर रिकवरी ऑफ द फाइन, व्हाट वारंट फॉर द रिकवरी ऑफ फाइन, warrant for the recovery of fine shall not thereafter be issued under section 421 first clause against the accused except अगर मैजिस्ट्रेट ने 357 की पावर यूज करके कंपनसेशन लगा दिया, अगर वो कंपनसेशन भी नहीं दे रहा तो भाई ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन की सजा तो कोर्ट ने दे रखी है, राइट, एज पर सेक्शन 60। अगर हम बात करें 67 की, वहां पर 2 मंथ 4 मंथ और 6 मंथ दी हुई है, 50 रुपीज तक 2 मंथ, अप टू 51 to 100 4 मंथ, अबव 101 रुपीज 6 मंथ, और अदरवाइज सेक्शन 65 क्या कह रहा है 1/4 ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट जो प्रिस्क्राइब फॉर द ऑफेंसेस, उसकी आप सजा सुना सकते हो। अब लॉ कहता है वो आपने सजा जो है इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन आपने वो भी सजा काट ली जेल में। अब आपके अगेंस्ट हम जो कोर्ट है वो वारंट इशू नहीं कर सकता किसके रिगार्डिंग फॉर द रिकवरी ऑफ फाइन, वो आपके अगेंस्ट नहीं इशू कर सकता। सेकंड थिंग, अगर कोर्ट ने 357 में कंपनसेशन अलाउ कर रखी है तो वारंट इशू हो सकता है फॉर द रिकवरी ऑफ दैट कंपनसेशन, बट उसके अगेंस्ट अगर आप पे नहीं करें तो आपको जेल नहीं भेजा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वहां पे वो लिखा एक्सेप्ट फॉर स्पेशल रीजन टू बी रिकॉर्डेड बाय द कोर्ट अनलेस it has made an order under section 357 for the payment of expenses or compensation out of the fine, in which case no special reason need to be recorded। तो लॉ कहता है कि अगर पहली बात तो आप उसके अगेंस्ट वारंट इशू करोगे नहीं, क्योंकि इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन आपने ऑलरेडी सजा काट ली है, लेकिन अगर आपने फिर भी वारंट इशू किया, यू हैव टू रिकॉर्डेड द स्पेशल रीजन फॉर दैट पर्पस। क्यों वारंट इशू कर रहे हो भाई, ऑलरेडी उसने डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन उसने सजा काट ली है, तो आप उसके रिकवरी के रिगार्डिंग वारंट इशू कर नहीं सकते। अगर आपने ये वारंट इशू किया है देन स्पेसिफाई द स्पेशल रीजन, तो ये आपको मेंशन करने पड़ेंगे। अदरवाइज अगर आपका जो केस है वो 357 में कवर हो रहा है फॉर द पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस और कंपनसेशन आउट ऑफ द फाइन, तो वो कंपनसेशन को रिकवर करने के लिए कोर्ट जो है वो बेसिकली इशू कर सकती है वारंट, ये इंपॉर्टेंट है। देन सेक्शन 324 ऑफ सीआरपीसी का 324 सेक्शन क्या कह रहा है, द सेक्शन empowers the court to grant installments and also to suspend the sentence of imprisonment to facilitate such payment। तो ये इंपॉर्टेंट है, कोर्ट कहती है कि यहाँ पर जो फाइन है वो इंस्टॉलमेंट में भी हम ले सकते हैं। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप 30 डेज के अंदर पे कर दो, बाद में आप फर्दर 32 डेज के रिगार्डिंग आप इंस्टॉलमेंट पे करते रहो। अगर आप नहीं पे करते तो आपको आपके अगेंस्ट वारंट इशू हो जाएगा। तो आपके अगेंस्ट सबसे पहले कोर्ट बॉन्ड लेती है कि आपको 30 डेज के बाद आपको पेड होना पड़ेगा कोर्ट में आपको फाइन पे करने के लिए। अगर आप बॉन्ड नहीं भरते तो आपको अंदर जाना पड़ेगा। अगर आप बॉन्ड भर देते हो, सेल्फ बॉन्ड है चाहे अदरवाइज बॉन्ड है, अगर आप बॉन्ड दे देते हो कोर्ट में कि डेफिनेटली आई विल पे आफ्टर 30 डेज एंड विल पे द फाइन, लेकिन अगर आप उस 30 डेज के बाद अगर आप कोर्ट में पे नहीं होते तो डेफिनेटली वो बॉन्ड भी वो जो फॉरफिट हो जाएंगे और आपके जो है वो आपको जेल भी जाना पड़ेगा। इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन आपको वो सजा काटनी पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन थे हमारे सेक्शन 30 जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे। Then section 31 of CRPC, it has only one link, that is section 71 of IPC। इसका सिर्फ एक ही लिंक है, अदरवाइज सेक्शन 30 के 4 लिंक है, 65, 67 of IPC, 421, 424 of CRPC। तो we have 5 sections जो हमने सेक्शन 30 के डिस्कस किए हैं। सेक्शन 31 जो है वो सिर्फ सेक्शन 71 ऑफ IPC के रिगार्डिंग हम लोग पढ़ सकते हैं और कोई सेक्शन हमारे पास लिंक स्टडी नहीं है। 31 क्या कह रहा है, सेंटेंस इन केसेस ऑफ कन्विक्शन of several offenses at one trial। तो ये 31 सेक्शन क्या कह रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है 31 सेक्शन, क्योंकि उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो 71 ऑफ इंडियन पेनल कोड है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल है, कंफ्यूजिंग है, राइट। आज हम उस सबको डाउट हम लोग क्लियर करेंगे। नाउ सेक्शन 31 क्या कह रहा है, व्हेन अ पर्सन इज कन्विक्टेड एट वन ट्रायल, एक ही ट्रायल में अगर कोई पर्सन को कन्विक्शन हो जाती है फॉर 2 or more offenses, लाइक उसने टेस्ट पास किया एंड ही गिव ग्रीवियस हर्ट टू उस पर्सन, तो सेक्शन 25 अगर वो ब्लंट इंजरीज है, अगर वो शार्प है तो डेफिनेटली वो 326, तो वो तो कवर हो गई होगी। अगर उसने कन्फाइनमेंट किया है सेक्शन तो 342 भी अब अटैच हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ ऑफेंसेस उसने किए हैं ट्रायल तो उसका सेम ही होगा। तो लॉ कहता है कि मोर देन वन ऑफेंसेस की आपको सजा सुनाई गई है एक ट्रायल में, द कोर्ट में सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 71 ऑफ द इंडियन पेनल कोड sentence him for such offences to several punishment prescribed therefore which such court is competent to inflict। तो कोर्ट वही सजा सुना सकता जो वो कॉम्पिटेंट है एज पर सेक्शन 29 इज कंसर्न
एज पर सेक्शन 28 इज कंसर्न, वहां पर पावर दी गई है कि आप कितनी सजा सुना सकते हो। सीजीएम अप टू 7 ईयर, राइट, मैजिस्ट्रेट अप टू दैट इज 3 ईयर, मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास अप टू 1 ईयर सजा सुना सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अगर आप डिफरेंट ऑफेंसेस की आप सजा सुना रहे हो, वो आप कॉम्पिटेंट होने चाहिए, उतनी आप सजा सुना सकते हो। फर्दर टू द several punishment prescribed therefore which such code is competent to inflict such punishment when consisting of imprisonment to commence। अगर हम बात करें कि वो सजा कब शुरू होगी, क्या वो 3 ऑफेंसेस जो उसने किए हैं, कन्फाइंड किया है, कन्फाइनमेंट किया है, उसने हर्ट किया, उसने ग्रीवियस हर्ट किया है, वो सभी की सजा इकट्ठी चलेगी या एक एक करके चलेगी? एक की सजा खत्म होगी, दूसरा सेक्शन की स्टार्ट हो जाएगी, दूसरी खत्म होगी, तीसरी कैसी होगी उसकी? तो यहाँ पर वर्ड लिखा है, सो यहाँ पे लिखा when consisting of imprisonment to commence the one after the expiration of the other in such order as the court may direct। तो that is consecutive जो है बेसिकली वो पनिशमेंट जो है वो उसको मिलेगी। तो consecutive जो पनिशमेंट है वो आपको बेयर करनी पड़ेगी, दिस इज द जनरल रूल। वहाँ पे अगर वर्ड unless the court directed such punishment runs concurrently, तो अगर कोर्ट ने कहा कि concurrently चलेंगी तो इकट्ठी चलेंगी, तो इकट्ठी चलेंगी। दैट मीन 3 ईयर्स है, सभी के लिए 3 ईयर्स है, आज ही शुरू होएगा, 3 ईयर के बाद आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट ने कहा कि ये कॉन्सिक्यूटिव जो पनिशमेंट आपको वो सुनाई गई है, दैट मीन्स एक की सजा खत्म होगी तब दूसरे की सजा शुरू होगी। अगर 325 की सजा खत्म होगी तो उसके बाद 323 की स्टार्ट होगी, और उसके बाद 323 की सजा खत्म होगी, उसके बाद जो है 342 जो है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की सजा शुरू होगी, और जब आपकी पूरी सजा खत्म हो जाएगी तब आपको जेल से रिलीज कर दिया जाएगा। तो दिस इज द जनरल रूल कि कॉन्सिक्यूटिव पनिशमेंट unless the court directs that such punishment shall runs concurrently। लेकिन अगर कोर्ट ने स्पेसिफाई कर दिया कि भाई ये तो कॉन्करेंटली रन करेगी, सभी इकट्ठी चलेंगी, तो बात खत्म। ठीक है जी। तो जैसे 325 की सजा खत्म हो गई, वो मैक्सिमम है, जब उसने मैक्सिमम काट ली तो बाकी ऑटोमेटिकली उसके अंदर ही कवर हो जाएंगी, तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा। देन यू सबसेक्शन 2 ये डील कर रहा है कि इन द केस ऑफ कॉन्सिक्यूटिव पनिशमेंट सेंटेंस it shall not be necessary for the court by reason only of the aggregate punishment for the several offences being in excess of the punishment which it is competent to inflict on conviction of a single offence to send the offender for trial before the higher court। अब कोर्ट कह रही है कि देखो as per section 29 is concerned, the second class magistrate can give the maximum 1 year punishment, फर्स्ट क्लास अप टू 3 ईयर, सीजीएम अप टू 7 ईयर। लॉ कहता है कि अगर 3 चार्जेस जो है उसके ऊपर लगा दिए गए हैं, चार्ज सेक्शन 326, 325, 324, 342 सेक्शन, और जो रॉन्गफुल कन्फाइन जो अपने टेस्ट पास किया है, वो अगर आपने सेक्शन इकट्ठे लगा दिए, चार्ज एक ही ट्रायल चल रहा है, तो लॉ कहता है कि सब जब अगर पनिशमेंट काउंट करें तो वो तो उसकी पावर से ज्यादा है। लाइक उसकी पावर तो अगर सीजीएम है वो तो 7 ईयर है, अगर वो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट है वो उसकी पावर 3 ईयर है, लेकिन अगर 326 की वो तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, 325 की भी ज्यादा सजा 3 से। तो दैट मीन्स अब क्या करेगा फिर कोर्ट, मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? तो वहां पर प्रोवाइडेड ऐड किया गया, प्रोवाइडेड इसका मतलब ये है कि उसकी पनिशमेंट ज्यादा तो उसको हायर कोर्ट को भेज दिया जाएगा। नो, करेगा ट्रायल मैजिस्ट्रेट ही, मैजिस्ट्रेट को उसको सेंटेंस देना पड़ेगा, लेकिन जो पावर उसको एक्स्ट्रा दी गई है वो प्रोवाइजो में है। प्रोवाइडेड दैट इन नो केस शैल सच पर्सन बी सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 14 इयर्स। लॉ कहता है कि आप जितने भी चार्ज आपने लगाए हैं एक ट्रायल में, उनको सबको काउंट कर लो, अगर 14 ईयर से ज्यादा पनिशमेंट है उसकी, तो आप 14 ईयर तक ही आप सजा सुना सकते हो बीइंग एज ए मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। चाहे आप सीजीएम हो चाहे मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, आप 14 ईयर तक सजा सुना सकते हो, उससे ज्यादा नहीं सुना सकते। लेकिन बी पॉइंट क्या कह रहा है, द एग्रीगेट पनिशमेंट shall not exceed twice the amount of the punishment which the court is competent to inflict for a single offense। एक सिंगल offense के लिए competent जो कोर्ट है उससे डबल पनिशमेंट उसको पावर दी गई है कि आप डबल भी सुना सकते हो। अब ये नहीं कि अगर आपने 3-4 ऑफेंसेस कर लिए तो उसकी जो टोटल पनिशमेंट है वो ज्यादा है तो आपको हायर कोर्ट के पास भेज देगा, क्योंकि ऑफेंसेस ट्रायल बाय द मैजिस्ट्रेट एंड मैजिस्ट्रेट अंडर दिस प्रोवाइजो कैन यूज द पावर। और वहां पे वर्ड लिखा था एग्रीगेट पनिशमेंट, जो सबकी एग्रीगेट पनिशमेंट होगी शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट विच द कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट फॉर अ सिंगल ऑफेंस। एक सिंगल ऑफेंस के रिगार्डिंग उसको डबल पावर दी गई। अगर वो 3 ईयर है तो उसको 6 ईयर की पावर दे दी, अगर वो 2 ईयर है उसको 4 ईयर तक वो सजा सुना सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्रीगेट जो है वो डबल पावर जो है वो यूज करता है मैजिस्ट्रेट। तो लेकिन वो यूज करने के बाद भी वो 14 ईयर से ज्यादा वो सजा सुनाई नहीं दे सकता, वो 14 ईयर तक ही वो सजा सुना सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, अप टू 14 ईयर अगर वो डबल पावर यूज करता है तो 14 ईयर से ज्यादा सुना नहीं सकता। लेकिन अगर वो डबल कम देना चाहता है डबल पावर यूज करके भी, अगर वो 10 ईयर है 8 ईयर्स है तो वही आप उतनी सुना दो,
लेकिन उससे भी अगर ज्यादा है 14 से भी क्रॉस कर रही है तो आप 14 ही सुना सकते हो, इससे ज्यादा नहीं सुनाते। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 31 की एक फर्दर थर्ड क्लॉज है, वहां पे बोर्ड लिखा है फॉर द पर्पस ऑफ अपील बाय ए कन्विक्टेड पर्सन। कन्विक्टेड डेफिनेटली जो कन्विक्शन अगर किसी कर वो एग्रीड पार्टी है, कन्विक्टेड पर्सन तो डेफिनेटली अपील करेगा। द एग्रीगेट ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस जो है बेसिकली passed against him under this section shall be deemed to be a single sentence। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो कॉन्जिक्यूटिव की बात करें, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव सभी एक ही पनिशमेंट एक टाइम में भी स्टार्ट होगी। अगर सेक्शन 325 ऐड किया गया है, 324 ऐड किया गया है, राइट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ऐड की गई है, उसने रॉन्गफुल ट्रेसपास किया है उसने, तब उसको ग्रीवियस हर्ट किया है, तो लॉ कहता है कि यहाँ पर 4 ऑफेंसेस हो गए हमारे, लेकिन उसकी पनिशमेंट ज़्यादा है। तो लॉ कहता है कि जो कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस है कि एक खत्म होगा दूसरा फिर स्टार्ट होगा, दूसरा खत्म होगा तीसरा स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे वो लिखा है द फॉर द पर्पस ऑफ अपील बाय ए कन्विक्टेड पर्सन द एग्रीगेट ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस पास्ड अगेंस्ट हिम अंडर दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी अ सिंगल सेंटेंस। तो हर ऑफेंस का हम सिंगल सेंटेंस मान के चलेंगे। अगर आपने अपील फाइल करनी है डजंट मैटर, लेकिन जो सिंगल ऑफेंस है उसकी सजा कितनी है वो एक सेपरेट माना जाएगा। तो ये पूरी कॉन्जिक्यूटिव जो है पनिशमेंट वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 325 की सजा सुनी है वो एक सिंगल सेंटेंस है, 324 की है वो एक सिंगल सेंटेंस है, तो उसका सिंगल सेंटेंस के रिगार्डिंग हम लोग पनिशमेंट मान के चलेंगे। और जब भी जो कोर्ट जो कन्विक्ट करता है जो हमारा मैजिस्ट्रेट है, तो वो सभी ऑफेंसेस की डिफरेंट सजा सुनाएगा। वहाँ पे लिखेगा स्पेशल अपनी जजमेंट में 325 की कितनी इम्प्रिजनमेंट है, वेदर वो इम्प्रिजनमेंट सिंपल है या आपको काम करना पड़ेगा, राइट। 324 की कितनी सजा होगी, 342 की सजा कितनी होगी, थर्ड पॉइंट। रॉन्गफुल ट्रेसपास की कितनी सजा होगी, फोर्थ पॉइंट। ये पॉइंट वाइज वो डिस्कस करेगा और वो एग्रीगेट जो होगा उसका वो 14 ईयर से एक्सीड नहीं कर सकता। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव सेक्शन 71 ऑफ द इंडियन पैनल कोड, क्योंकि इसका लिंक सिर्फ 71 के साथ है और काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो 71 की मैं आपको बेरेक्ट लैंग्वेज उठा के चेक कर लेता हूँ। वी हैव अ बेरेक्ट, सो 71 मैं ओपन करता हूँ अभी। हियर वी हैव अ सेक्शन 71। सेक्शन 71 द मोस्ट टेक्निकल सेक्शन, जिसमें यूजुअली नॉर्मली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। Section 71 deals with the limit of punishment of offenses made up of several offenses। punishment की लिमिट कितनी होगी, कितनी सुना सकते हो आप, right? Where anything which is an offense is made up of parts, अगर आपने offense part में किया है, any of which part is itself an offense, वो part अपने आप में offense भी है, right? The offender shall not be punished with the punishment of more than one of such of his offense unless it is so expressly provided। लॉ कहता है आपने ए जो पर्सन है वो बी के पास गया और बी को 4 थप्पड़ मारे, ठीक है, 4 बार उसने थप्पड़ मारे, तो हर थप्पड़ की एक सजा है, वो उसको हर्ट कर रहा है। अगेन रॉन्गफुल सॉल्ट उसका यूज कर रहा है, उसको सॉल्ट कर रहा है, तो हर थप्पड़ की एक सजा है। जिसने उसने स्लैप किया, एक स्लैप की एक सजा है। लॉ कहते हैं कि उसने एक 4 बार उसको थप्पड़ मारे, तो डेफिनेटली आप 4 बार उसको सजा कैसे दे दोगे, उसका एक भी ट्रायल चलेगा तो उसकी सजा भी एक होगी। तो ये हमारा फर्स्ट क्लॉज जो है हमारा सेक्शन 71 का डील कर रहा है। लेकिन वहां पे बोर्ड लिखा है अनलेस इट इज सो एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, लेकिन अगर लॉ ने प्रोवाइड कर रखा है एक्सप्रेसली इन रिटन फॉर्म में प्रोवाइड कर रखा है कि भाई हर पार्ट को डिफरेंट सजा दो, तो आपको हर पार्ट की डिफरेंट सजा जो है वो देनी पड़ेगी। सेकंड पॉइंट जो है सेक्शन 71 का, वेयर एनीथिंग इज एन ऑफेंस फॉलिंग विद इन 2 और मोर सेपरेट डेफिनेशन, अगर आपका ऑफेंस 2 या 2 से ज्यादा पार्ट में फॉल कर रहा है, वो ग्रीवियस हर्ट भी है, वो सिंपल हर्ट भी है, राइट। अगर आप चोरी की मनसा से यू हैव इंटेंशन की आपने थेफ्ट करनी है, तो आप थेफ्ट की इंटेंशन से आप किसी के घर में गए, वहां पर आपने थेफ्ट की, अगर आप 2 अक्यूज्ड है, दूसरे अक्यूज्ड पर्सन ने किसी का रेप कर दिया, तो वो रेप एक अलग ऑफेंस है। दोनों को 379 रेड विद सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन थी, लेकिन जिस पर्सन ने रेप कमिट किया उसकी वो सेपरेट इंटेंशन थी, वो कॉमन इंटेंशन में अंडर फॉल नहीं करेगा। तो लॉ कहता है कि अगर आपका एक ऑफेंस नंबर ऑफ ऑफेंसेस में, नंबर ऑफ सेक्शंस में कवर कर रहा है, लाइक सपोज आपने ऑन रोड एक्सीडेंट कर दिया एंड एक पर्सन की डेथ हो गई और दूसरे पर्सन को ग्रीवियस हर्ट हो गया, तो आपके ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा। एक ऑफेंस आपने ऑफेंस एक किया है, लेकिन वो उसको डिफरेंट डेफिनेशन में फॉल कर रहा है, वो 304A में फॉल करेगा, नेग्लिजेंस डेथ बाय कॉजिंग बाय नेग्लिजेंस के रिगार्डिंग। तो डेथ बाय नेग्लिजेंस 304A सेक्शन। Then we have 279 rational negligence act. Then we have a section 337 for a simple hurt, and grievous hurt के लिए 338 section जो वो
आप पे अट्रैक्ट होंगे और सभी का एक ट्रायल चलेगा। तो लॉ कहता है कि वेयर एनीथिंग इज एन ऑफेंस फॉलिंग विद इन 2 और मोर सेपरेट डेफिनेशन, एक ऑफेंस नंबर ऑफ डेफिनेशन फॉलो कर रहा है ऑफ एनी लॉ इन फोर्स फॉर टाइम बीइंग बाय व्हिच ऑफेंसेस आर डिफाइंड एंड पनिश्ड। जिस लॉ में आपका ऑफेंस डिफाइन किया गया है, आपने ऐसा एक्ट किया जो नंबर ऑफ डेफिनेशन में फॉलो कर रहा है, वो रैशनेसली है, वो राइट, वो 304A में भी फॉलो कर रहा है, वो 338 में फॉलो कर रहा है, तो डेफिनेटली आप पे सबका चार्ज रहेगा और एक ट्रायल चलेगा। दूसरी सेंस ये भी है कि अगर एक चार्ज अपने ऑफेंस कमिट कर दिया, अब यहाँ पे वो लिखा है डेफिनेशन ऑफ एनी लॉ इन फोर्स, आपका वो जो ऑफेंस है वो डेफिनेशन में किसी लाइक सपोज इंडियन पेनल कोड में फॉलो कर रहा है, वो एक्ट आपका किसी और स्पेशल लॉ में भी फॉलो कर रहा है, तो ये तो है नहीं कि आप उसकी सजा यहाँ पर भी सुना दो और वहां पर भी सुना दो, क्योंकि डबल जेपर्डी का तो रूल हमारे है ही नहीं, एक ऑफेंस की 2 सजा आप कैसे सुना सकते हो। जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जो स्वेयर पनिशमेंट है, जिस ऑफेंस की स्वेयर पनिशमेंट है, आप उसको उतनी सजा आप सुना सकते हो, तो यहाँ पर डबल जेपर्डी का रूल यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। तो एक लॉ में आप उसको सजा सुना सकते हो, 2 लॉ में आप बिल्कुल सजा सुना नहीं सकते, क्रिमिनल लॉ में, ये इंपॉर्टेंट है। देन थर्ड पोर्शन ऑफ सेक्शन 71 व्हिच डील्स विद वेयर सेवरल एक्ट्स, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सुना दूं, क्योंकि सेक्शन 71 जो बेसिकली वो सिंपल बात कर रहा है। 71 offenses consisting of different types of where an offense is made up of parts each of which constitute an offense, the offender shall not be punished for more than one of such offenses as per the basic language is concerned. Example of a man cannot be punished for the whole as well as its parts, उसमें पूरा offense के लिए हम सजा भी नहीं सुना सकते, अगर आपने पूरे की सजा सुना दी और पार्ट की अलग सुना दी तो पॉसिबल नहीं, तो लॉ कहता है पार्ट की भी सजा वही होगी ना, तो आपको पूरी की सजा सुना दी और पार्ट की अलग सुना रही तो गलत है, तो ये बिल्कुल नहीं आप कर सकते, राइट। देन देयर विल बी वन सेंटेंस ओनली, जहां पर एक सेंटेंस एक डेफिनेशन जो है वो नंबर ऑफ ऑफेंसेस में फॉल करती है, लाइक सेक्शन 147 148, राइट, अनलॉफुल असेंबली के रिगार्डिंग, सेक्शन 279 304A 337 338 ऑफ इंडियन पेनल कोड, देन योर सेक्शन 380 और 457 ट्रेसपास के रिगार्डिंग, चोरी कर रहे हो, 347 384 दोनों ट्रैक्ट होंगे, देन 327 और सॉरी 279 337 एंड 338 ये ऐसे ऑफेंस है जिसे आपका एक एक्ट नंबर ऑफ डेफिनेशन में फॉलो कर रहा है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। एज आई सेड कि अगर आपका जो अगर आपने डेथ की एक्सीडेंट के साथ, तो 304A सेक्शन अट्रैक्ट होगा, राइट, 279 होगा, 337 हो सकता है इनकेस अगर दूसरे पर्सन को सिंपल इंजरीज आई है, और 338 अगर किसी दूसरे पर्सन को ग्रीवियस हुई है और उसमें एक की डेथ हुई है, दूसरे को ग्रीवियस इंजरी हुई है, तो ये नंबर ऑफ सेक्शंस अट्रैक्ट होते हैं। आपका एक ऑफेंस नंबर ऑफ डेफिनेशंस क्लॉज में फॉलो कर रहा है और सबका चार्ज आप पे लगेगा, एक ट्रायल होगा, वन सिंगल ट्रायल में आपको पनिशमेंट दी जाएगी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। Then we have the third part of section 71 which deals with, this is one of the most important part, क्योंकि इस पार्ट में, थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स यूजुअली कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको प्लीज आप ध्यान रखना। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, where several acts of which one or more than one would by itself or themselves constitute an offense constituted when combined a different offense। लॉ कहता है कि एक ये ऑफेंस हो गया और एक ये ऑफेंस हो गया, दोनों को अगर वो ऑफेंस को कंबाइन कर दिया, एक नया ऑफेंस बन गया, तो नया ऑफेंस का भी आप पे चार्ज लगेगा। तो यहाँ पर एज पर अगर बात करें, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ए कमिट रॉबरी, अब रॉबरी कमिट करे तो 392 सेक्शन अट्रैक्ट होगा, ए कमिट रॉबरी और बी, तो यहाँ पर ऑफेंस कौन सा होगा, 392, एंड इन डूइंग सो रॉबरी कमिट करने के टाइम में वॉलंटरली कॉज हर्ट टू हिम, और उसने बी को हर्ट भी कर दिया, तो डेफिनेटली सेक्शन 323 अट्रैक्ट होगा, क्योंकि हर्ट कहाँ डिफाइन की गई है, 323 में। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, रॉबरी को और हर्ट को, तो हियर इज द सेम ट्रांजैक्शन एंड ए हैज कमिटेड 2 ऑफेंसेस सेपरेटली, 392 एंड 323, लेकिन अगर हम दोनों को कंबाइन कर ले तो तीसरा ऑफेंस नया सामने आ जाएगा, 394, दैट इज वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट इन कमिटिंग रॉबरी, तो एक नया सेक्शन आ गया 394, और जो हमारा मेन सेक्शन होगा वो 394 का होगा, उसके रिगार्डिंग आप पे चार्ज रहेगा और आपको पनिश किया जाएगा। तो यहाँ पे फर्दर फोर्थ जो हमारा पार्ट है वो क्या कर रहा है, डील कर रहा है 71 का, द ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश्ड विद द मोर सीवियर पनिशमेंट, सभी ऑफेंसेस में सबसे ज्यादा पनिशमेंट जिस सेक्शन की होगी, देन द कोर्ट व्हिच ट्राइज हिम कुड अवार्ड फॉर एनी ऑफ सच ऑफेंस, उसकी पनिशमेंट हम लोग दे सकते हैं। तो स्वेयर पनिशमेंट जो है उसी सेक्शंस में हम लोग स्वेयर पनिशमेंट ही देंगे
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर, द ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश्ड विद द मोर सेवियर पनिशमेंट। अगर मैक्सिमम पनिशमेंट 2 ईयर है सभी ऑफेंसेस के रिगार्डिंग, तो भाई 2 से साल से ज़्यादा आप दायित्व दे नहीं सकते, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके अलावा जो हम लोग बात करें सेक्शन 67 65 की, वो भी हम लोग वो दैट इज रेड विद सेक्शन 30, राइट, बट हेयर सेक्शन 31 ओनली डील विद सेक्शन 71 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही लिंक है हमारा सेक्शन 31 का 71 सेक्शन के साथ। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इसको आप प्लीज़ आप ध्यान में रखना, क्योंकि जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। लिंक स्टडी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको लिंक स्टडी होती है तो आपको सेक्शंस भी याद होते हैं। आपके माइंड में हमेशा होगी सेक्शन 30 ऑफ CRPC, आपको याद आ जाएगा। यहाँ पर 4 सेक्शन और हैं, 2 IPC के 65 एंड 67 और 2 CRPC के 421 एंड 424, आपको याद आ जाएगा। तो ये है हमारी लिंक स्टडी, राइट। तो इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज़ आप अपने कमेंट आप ड्रॉप कर देना कमेंट बॉक्स में, आई विल श्योरली उसका रिप्लाई करूँगा हर का। और हो सके अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।